आपका फाइनेंशियल डॉक्टर योर मनी एक बार फिर हाजिर है लेकर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम पहलुओं पर आपको सटीक राय देने के लिए आपके फायदे की खबर के साथ योर मनी में देंगे आपके सवालों के जवाब भी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ योर मनी में है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिद्दीकी। आपका स्वागत है हेमंत। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन टर्म प्लान की। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन पॉलिसी मार्केट में अब देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने भी एंट्री कर ली है। एलआईसी ने बहुत समय से लटका ऑनलाइन इंश्योरेंस टर्म प्लान लॉन्च कर दिया है। प्लान खरीदने के लिए आपको कम से कम 50 लाख के सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी लेनी होगी। कैसा है एलआईसी का ये ऑनलाइन टर्म प्लान, करते हैं चर्चा यहाँ पर सबसे पहले हेमंत से। हेमंत, तो यहाँ पर टर्म प्लान तो मेरे ख्याल से था ही एलआईसी के पास, लेकिन ऑनलाइन टर्म प्लान चूंकि बाजार में इतनी सारी कंपनियों ने लॉन्च कर दी और मेरे ख्याल से एलआईसी के ऑनलाइन टर्म प्लान का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगर मैं फीचर्स की बात करूं और खासतौर से 50 लाख तक के सम एश्योर्ड का इन्होंने फिलहाल टर्म प्लान ये लॉन्च किया है, ऑनलाइन टर्म प्लान, कैसा लगता है आपको? देखिए, जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन टर्म प्लान जो एक सेगमेंट है वो तेजी से बढ़ रहा है। आई थिंक इन्वेस्टर लोग रियलाइज कर रहे हैं कि आपको जो अपनी इंश्योरेंस नीड्स और अपनी जो इन्वेस्टमेंट नीड्स है दोनों को अलग करके चलना है। तो उसके जैसे जैसे वो समझ आ रही है, जैसे जैसे वो सेगमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सभी जानते हैं कि एलआईसी जहां तक है एज एन ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, उसकी जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत ज्यादा है। तो काफी समय से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि उनके पास टर्म प्लान तो पहले से थी लेकिन ऑनलाइन टर्म प्लान नहीं थी। अब उसके आने से ऑब्वियसली उनकी ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पे लिमिटेड बढ़ी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो लिमिट रखी है उसके ऊपर। बट जनरली मेरे को लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। एक बार एटलीस्ट से शुरुआत हुई है और इन्वेस्टर जो उस पर्टिकुलर ब्रांड से कंफर्टेबल है उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं इसके प्रीमियम की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो अवेलेबल है ऑनलाइन टर्म प्लान्स जिनके प्रीमियम अभी हम देते हैं उनसे काफी ज्यादा महंगा है यहाँ पर ये एलआईसी का ऑनलाइन टर्म प्लान। जी बिल्कुल कविता, इनफैक्ट आप एलआईसी की कोई भी प्लान देखें वो ज्यादातर जो है वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी से महंगी रहती है। Exactly. तो लेकिन वो एक आप प्राइस पे करते हैं, अगर आप एक ब्रांड से कंफर्टेबल हैं तो वो आप प्राइस पे करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है काफी सारे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसा भी आपने कहा काफी ज्यादा फर्क है। तो वो जो अगर आप देखें तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा वो एक आप प्राइस पे कर रहे हैं क्योंकि आप उस ब्रांड से कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या एलआईसी का ऑनलाइन टर्म प्लान लेने में समझदारी है या आपको लगता है कि बाकी प्राइवेट कंपनियों से ही हमें ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए, या टर्म प्लान होना चूंकि आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं? जी मेरा ये मानना है कि किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है अगर आप वो सही तरीके से देते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप नहीं छुपा रहे हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप जो एडिशनल जो आपको अगर पे करना पड़ेगा प्रीमियम वो पे करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी सही है। काफी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका सेटलमेंट रेशियो जो है 90, 94, 95% तक है। एलआईसी का शायद 97% है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन सही से दें तो आपको कंपेयर करके, क्योंकि टर्म प्लान में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये टर्म प्लान जो है ये प्योर रिस्क कवर है, अगर आपको कहीं पे सस्ता मिलता है तो आपको डेफिनेटली वो कंसिडर करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज एन इन्वेस्टर अगर आप उस, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप उस ब्रांड से कंफर्टेबल हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपकी जो पर्पस है वो सर्व नहीं हुआ। तो अगर आप वो ब्रांड चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि आप अगर इन्फॉर्मेशन सही देते हैं, आपको जितना कवर चाहिए उतना मिल रहा है, तो आपको अच्छे से कंपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही पॉलिसी में गए और वो आपने ले लिया। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो उनसे कंपेयर कीजिए और फिर उसके हिसाब से अपनी सिलेक्शन कीजिए। बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पे जो प्रीमियम है एलआईसी का वो नॉन स्मोकर्स के लिए है, यानी मेरे ख्याल से स्मोकर्स के लिए शायद आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टर्म प्लान लेने की गाइडलाइन के बारे में आपसे पूछूं तो एक तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी का, उसके अलावा क्या क्या बातें ध्यान में रखनी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम जब इंश्योरेंस कवर लेते हैं हम ठीक से प्लान नहीं करते कि हमको कितना कवर चाहिए। हमको लगता है कि चलिए जितना भी कवर मिले उतना ले लें। और आई थिंक यही कारण है कि आज भी हमारे देश में जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिस्क कवर है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। हमारा ध्यान जो है सिर्फ इस चीज पे है कि हम दोनों कंबाइंड करके कैसे भी करके ले लें। आई थिंक ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए थंब रूल है, जैसे हम हमेशा कहते हैं आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसका 10 गुना हो जाए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं तो वो आप उसमें ऐड कर लीजिए। सबसे पहला ध्यान रखिए आपको कितना कवर चाहिए। जितना जल्दी हो सके
वो ले लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी लेंगे, जितनी कम उम्र में लेंगे, उतना आपको प्रीमियम के हिसाब से फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए, और जैसा मैंने कहा, कंपेयर कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेटलमेंट रेशो देख लीजिए, अगर वहां पे आप कंफर्टेबल हैं, ब्रांड से कंफर्टेबल हैं, तो कुल मिला के ये 4-5 फैक्टर्स अगर आप देख लें, तो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली अपनी जो भी प्लान आपको अच्छी सूटेबल लगे वो आप ले लीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन टर्म प्लान को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। ऑनलाइन टर्म प्लान के बारे में 5 जरूरी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं राशि महेश्वरी। राशि, बताएं वो कौन सी ऐसी 5 अहम चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जी बिल्कुल कविता, सबसे पहले यहाँ पर जानना जरूरी है कि टर्म प्लान चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसकी जो क्लाइंट सर्विसिंग होती है उसको लेकर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। दरअसल एजेंट जो होते हैं वो कई तरह के डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं ताकि जिससे लोग उनके जरिए ऑफलाइन टर्म प्लान खरीद लें। स्पेशली जब क्लेम प्रोसेस की बात आती है, क्लेम प्रक्रिया की बात आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि चाहे आप नेट के जरिए खुद टर्म प्लान ले रहे हो या फिर एजेंट के जरिए, जो क्लेम प्रोसेस होती है, जो क्लेम पाने की प्रक्रिया होती है, उसको लेकर यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है। दूसरी बात, कम प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी आपकी भरोसेमंद नहीं है। ऑनलाइन टर्म प्लान ऑफलाइन के मुकाबले इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि आप इन प्लान को कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खुद खरीद सकते हैं बिना किसी एजेंट को बीच मिलाकर। वहीं एक ऑनलाइन बायर को हमेशा एक लो रिस्क कस्टमर के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन टर्म प्लान जो होता है उसका प्रीमियम ऑफलाइन के मुकाबले काफी कम होता है। जब भी ऑनलाइन टर्म प्लान ले, यहाँ पर कवर, टेन्योर और आपकी उम्र के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और सबका प्रीमियम चेक करें और फिर कंपेयर करें और उसके बाद ही इसे खरीदने पर कोई फैसला लें। एक और बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि जब आप वेबसाइट पर जाकर टर्म प्लान का प्रीमियम चेक करते हैं तो जो प्रीमियम कोड होता है, जो वहां पे डला होता है, वो एक इंडिकेटिव होता है और वो बाद में बदल भी सकता है। इनफैक्ट जैसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री है या आप जिस प्रोफेशन में, आप जिस ऑक्यूपेशन में हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रीमियम की रकम होती है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। जैसे अगर आप स्मोक करते हैं तो जाहिर है आपको यहाँ पर ज्यादा प्रीमियम देना होगा। ऑनलाइन खरीदने पर पॉलिसी आपको सस्ती जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ आपके पास एजेंट नहीं होगा जो आपको बार बार याद दिलाएगा आपकी पॉलिसी के रिन्यूअल के बारे में। आपको यहाँ पर इसीलिए ध्यान रखना होगा कि आपकी पॉलिसी कब लैप्स हो रही है। यहाँ पर आप इसके लिए कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जो आपको पॉलिसी रिन्यूअल के बारे में बताए, क्योंकि फाइनली फिर ये होगा कि आपको आपकी पॉलिसी रिन्यू अगर लैप्स हो जाएगी तो आपको रिन्यू कराने के लिए यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम पर, ज्यादा उम्र में ज्यादा प्रीमियम पर पॉलिसी खरीदनी होगी। इसके अलावा एक और सबसे जरूरी बात, टर्म प्लान के लिए एप्लीकेशन जब आप भर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी और सही जानकारी दे, कोई भी जरूरी फैक्ट बिल्कुल नहीं छुपाएं। जैसे अगर आप स्मोकर हैं तो यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो 25 से 30% ज्यादा होगा। ध्यान रखें, एक भी फैक्ट गलत छुपाने पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को पूरी तरीके से रद्द यानी ट्रैश कर सकती है। इसके लिए कंपनी को पूरी और सही जानकारी दें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, अपनी ऑक्यूपेशन के बताएं, जो भी आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी सही और पूरी जानकारी दें। प्रीमियम के कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी पूरी पॉलिसी को बेकार नहीं होने दें। बिल्कुल, तो ये 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है टर्म प्लान लेने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया राशि इन तमाम डिटेल्स के लिए। और अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी और यहाँ पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। योर मनी में अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रस्तगी। लेते हैं शो के पहले दर्शक का सवाल। हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तरुण सिंह। नमस्कार तरुण, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते कविता जी। एक्चुअली मैं SIP कर रहा हूँ टैक्स सेविंग के पर्पज के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में। ठीक है, ओके, दैट इज फॉर 3000 रुपीज। So should I continue with that same plan or should I change it? आपने पिछले 2 साल से आप कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है इसमें, है ना?
ठीक है, चलिए हेमंत से पूछते हैं। हेमंत, यहाँ पे इन्होंने ELSS में निवेश किया हुआ है, कैसा लगता है आपको फ्रैंकलिन आई टैक्स शील्ड? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कविता, उन्होंने जो ऑप्शन चुनी है ELSS, जितनी भी ऑप्शन है सेक्शन 80C में, ये एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देती है और साथ में आप अपनी टैक्स की बचत भी करते हैं। इक्विटी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं जनरली हम डरते हैं कि क्योंकि वो रिस्की एसेट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे एडेड इंसेंटिव है कि आप टैक्स बचाते हैं, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी ऑप्शन है। किसी भी इन्वेस्टर को अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करनी है तो मुझे लगता है ELSS एक काफी अच्छी ऑप्शन है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि तरुण ने जो ऑप्शन चुनी है वो बहुत अच्छी ऑप्शन चुनी है। जहां तक फंड का सवाल है, इन्होंने कहा फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड में है, ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट फंड रहा है, काफी लंबा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जहां तक इस फंड का सवाल है तरुण, मैं कहूंगा कि जैसा मैंने कहा बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ये फंड है। किसी भी कैटेगरी में अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे फंड मिलेंगे। शायद कुछ टाइम पीरियड में उन्होंने इस फंड से अच्छा किया होगा। इस कैटेगरी में भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक फंड है जैसे रिलायंस टैक्स सेवर है या ICICI टैक्स प्लान है, जिनकी परफॉर्मेंस शायद इस फंड से कुछ पीरियड में अच्छी रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इक्विटी की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ELSS के अलावा, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे फंड में बने रहें जहां पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस हो। तो मुझे लगता है कि इस फंड में आप बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास और भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और एग्रेसिव बनाना चाहें, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। बट क्योंकि 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं साल में, तो मुझे लगता नहीं कि 2 फंड रखने का कोई औचित्य है। तो मेरे हिसाब से इस फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तरुण, तो जैसे कि यहाँ पे हेमंत ने कहा कि आप इस फंड में बने रह सकते हैं, तो अपना निवेश आप इसमें जारी जरूर रखें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ELSS फंड की वर्किंग को समझना चाहूँ हेमंत, तो ये किस तरह से काम करता है? देखिए, क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ये सेक्शन 80C के अंदर आता है। इसमें एटलीस्ट 80% या उससे ज्यादा पैसा जो है फंड मैनेजर को इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर फंड जो है ELSS लेके आ सकता है। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। तो अगर मैं उस लॉक इन पीरियड को जो बाकी ऑप्शंस हैं सेक्शन 80C की, उनसे कंपेयर करूं तो बहुत सबसे कम जो लॉक इन पीरियड वाली ऑप्शन है यहाँ पे। जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और क्योंकि हम जनरली स्टार्ट करने से पहले डरते हैं, तो ये सही तरीका है शुरू करने का और इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल के बाद वहां से निकल जाना है। आपकी इंटेंशन ये रहनी चाहिए, जैसा मैंने कहा, इक्विटी में जितना लंबा समय रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। लेकिन 3 साल के बाद अपने फंड परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि 3 साल तक लॉक इन है, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, जो भी फंड चुने बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि 3 साल में आप उसको बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, नई इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो दूसरे फंड में कर सकते हैं, लेकिन ये फंड को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये आप कर लीजिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ऑप्शन जो चुने उसके अंदर वो सही चुने। ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिविडेंड लेंगे तो वो पैसा निकल जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। री इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आप री इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो फिर से 3 साल का लॉक इन हो जाएगा उसके ऊपर। तो री इन्वेस्टमेंट का लेने का मतलब नहीं है। ग्रोथ ऑप्शन लीजिए, हो सके जितना लंबा समय रख सकें, हो सके तो अपनी इक्विटी की शुरुआत ELSS से कीजिए। जैसा मैंने कहा, पोटेंशियली जितने भी ऑप्शन हैं 80C के अंदर, उनमें सबसे बेहतर ये है, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, रिस्की है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप SIP के द्वारा अगर आप ELSS में डालें तो सबसे अच्छा। एक तो क्या है, आप आखिर समय तक साल की इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वोलेटाइल एसेट क्लास है, हर लेवल पे आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, उसका आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है। हर रिटेल इन्वेस्टर को मेरा ये मानना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसमें ELSS उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए। अमूमन जब लोग कमाना शुरू करते हैं तो अक्सर उनके पास, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें और टैक्स सेविंग की बात करें, तो PPF पहला ऑप्शन आता है जहन में। PPF के साथ साथ ERS को भी कंसिडर कर सकते हैं, या इसको अकेले ही हम कंसिडर कर सकते हैं, ना कि PPF को? उसको क्या छोड़ा जा सकता है? नहीं, देखिए कविता, डिपेंड करता है। कुछ ऐसी सेविंग्स होती हैं आपकी टैक्स के लिए जो मैंडेटरी होती हैं। पहले आपको उनको कंसीडर करना है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कितना करना है। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मान लीजिए आपका प्रोविडेंट फंड है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपकी मैंडेटरी है। उसके बाद आपको देखना है कितना पैसा बचता है। अगर आप लीजिए PF में आपका पैसा ऑलरेडी वहां पे जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसके बाद नहीं करना है, 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है अगर टैक्स सेविंग के लिए, तो मुझे लगता है उतना पैसा आप ELSS में डाल सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो गया, क्योंकि PF जो है वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ में ये ELSS आ गई। लेकिन ये मैं कह दूं कि
जो पीपीएफ है वो भी एक काफी अच्छी ऑप्शन है. अगर आपको डेट ऑप्शन देखनी है तो पीपीएफ काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि एक तो आपको वहां पे एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी वहां पे टैक्स फ्री मिलता है. तो डिपेंड करता है कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ये कंपलसरी सेविंग के बाद कितना पैसा बचता है, बहुत ज्यादा नहीं बचता है. आप चाहते हैं, यंग है, इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो, तो डेफिनेटली ईएलएसएस ऑप्शन होनी चाहिए. चलिए, यहाँ पे तो हमने बात कर ली ईएलएसएस की, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का. आगे आपको बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे मदद करता है फाइनेंशियल प्लानर, कैसे चुने फाइनेंशियल प्लानर, ये सब बताएंगे इस ब्रेक के बाद. प्लानिंग में फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारियों के आधार पर भविष्य की प्लानिंग की जाती है और इसमें मदद करता है फाइनेंशियल प्लानर. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक प्लानर की क्या भूमिका होती है, इन्हें चुनने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, अब करते हैं इस पर चर्चा. हेमंत जी, हम हमेशा अपने शो पर कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन साथ ही एक एक्सपर्ट के साथ बैठकर उस पर चर्चा कर ले और आप डिस्कस कर ले अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है. ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि फाइनेंशियल प्लानर रखना जरूरी तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कॉपरेट भी करना पड़ेगा, उनकी प्लानिंग को समझना होगा. हमारी कितनी तैयारी होनी चाहिए टू वर्क विद अ फाइनेंशियल प्लानर? देखिए, पहले हम बात करते हैं हमारी कितनी तैयारी होनी चाहिए. सबसे पहले तो हमें अपने को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी स्टेज पे लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पे हमें पैसे की कमी हो, क्योंकि देखिए हमारे सबके एस्पिरेशन, ड्रीम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. जरूरी नहीं है कि आपके पास उतना पैसा हो कि आप उन सबको पूरा कर सकें, लेकिन क्या कौन सा तरीका है जिससे आप पूरा कर सकते हैं, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हैं बेसिकली, तो फाइनेंशियल प्लानर आपके साथ बैठेगा, वो समझेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, कितने गोल्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो आपको हेल्प करेगा उनको डिफाइन करने में भी. कभी कभी हम चाहते हैं कि हमको वेल्थ क्रिएशन करनी है, हमको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, तो हम उनको ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानर आपके साथ बैठेगा, आपके गोल्स को समझेगा, वो समझाएगा कि किस तरह के गोल्स आपके होने चाहिए, उस प्रोसेस में आपको मदद करेगा. कितना समय आपके पास है वो आपसे जानकारी लेंगे कि एक एक गोल के लिए आपको कितना समय है आपके पास, कितना टारगेट आपको चाहिए. उसमें भी जैसे हमेशा बोलते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना है, तो वो आपके लिए कैलकुलेट करके आपको बताएंगे और फिर वो बैकवर्ड वर्किंग करके आपको बताएंगे कि देखिए इतना पैसा इन्वेस्ट करने से आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये देख रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वो आपको डिसाइड करेंगे कौन से एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे. इसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है. जनरली क्या पहला जो स्टेज होता है वो डेटा गैदरिंग का स्टेज होता है. यानी आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको एक क्वेश्चनर देगा जो आपको भर के उनको देना है. उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आज की डेट में आपका जो पोर्टफोलियो वो कितना है, आपके पास फिजिकल एसेट्स कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, ये सब जो आप प्रॉपर्टी कितनी है, ईएमआईज कितनी जा रही हैं आपकी, वो आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज है, ये सब इन्फॉर्मेशन लेके पहला स्टेज रहेगा. तो देखिए ये जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अपने बात की कॉपरेट करने की यहाँ से शुरुआत होती है. अगर आप चाहें कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है सही तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो वो इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए. वो आपको ये भी पूछेगा कि आपको क्या लगता है आपके करियर में आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी सैलरी है, जो सैलरी इनकम है, कितने % से बढ़ेगी. आप उसमें थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक आपका रोल उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको ईमानदारी से पूरे फोकस तरीके से आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है. उसके बाद वो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे जो नॉर्मली साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. वो करके आपको उसमें आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन तो आप क्या करेंगे. उससे आपकी मनोदशा क्या है उसका पता चलता है. तो इन दोनों चीजों को मैच किया जाता है. देखिए आपके गोल्स हैं, आप चाहते हैं मुझे 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए, मुझे 50 लाख बच्चों के लिए मिले, और क्वेश्चनर में आप बोल रहे हैं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है. तो कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे कि देखिए ये आपको सोच बदलने की जरूरत है, इस तरीके से आप करेंगे. तो आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है वो ईमानदारी से देनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो सही तरीके से कैलकुलेशन करके आपको बताएं तो बहुत जरूरी है. तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि उसके बाद वो एक आपको फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना के देंगे.
इस एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो कि आपने बोला कि हमको 20 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, आपने एसआईपी शुरू कर दी, जैसा हम हमेशा बात करते हैं, मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव आया, फिर आपने फाइनेंशियल प्लानर ने जो बोला उसको उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया और फिर बोला कि हम भूल देंगे। तो आई थिंक कोऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये मत सोचिए कि मैंने एक फाइनेंशियल प्लान ले लिया, अब इसकी सिरदर्दी है, नहीं, वो सिरदर्दी आपकी ही है, क्योंकि आपकी जो जरूरत है और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आई थिंक हर कदम पे आपको उसमें हिस्सा लेना है, और हिस्सा लेने से फायदा क्या होगा, आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, क्योंकि आपका पैसा लगा है, आप समझेंगे। जो चीजों से आपको आज डर लगता है वो चीजें आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है प्रोसेस में आप अगर पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहें तो बेहतर है, तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानर चुनने के किस तरह के टिप्स आप हमें देंगे, और साथ ही जो फीस होती है फाइनेंशियल प्लानर की वो कितनी रीजनेबल होती है? देखिए, जहां तक चुनने का सवाल है, फॉर्चुनेटली अभी सेबी ने एक स्टेप लिया है। उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जो फीस लेते हैं उनको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आप जिनके पास जा रहे हैं, जो आपको फीस चार्ज करने वाले हैं, वो सेबी से रजिस्टर्ड है कि नहीं। सेबी से रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बेस्ट फाइनेंशियल प्लान देंगे। सेबी ने कुछ रूल्स स्टिपुलेट किए हैं। रेबी ने कहा है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, इस तरह की प्रोसेस होना चाहिए। तो एक तो वो गारंटी होगी। जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग का फीस का सवाल, देखिए वो डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगी। कहीं भी आपका फीस 10,000 भी हो सकती है, कहीं पे 20,000 भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप गोल बेस कर रहे हैं या कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं। ज्यादातर इसी रेंज में आपको जनरली लेकिन पूरा रिसर्च करके ही आपको अपने लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट चुनना है, और साथ ही सब कुछ उनके ऊपर नहीं छोड़ देना है। खुद आपको भी अपने पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझ रखनी होगी। जाते जाते आपको एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन सस्ता कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन ब्याज दर 0.10% तक घटा दी है। नई और सस्ती दरें 15 मई से लागू होंगी, और नई दरों के मुताबिक 75 लाख के लोन पर पहले जहां 10.25% की दर पर होम लोन मिलता था, अब ये 10.15% की दर पर मिलेगा। वहीं महिलाओं को 75 लाख तक का लोन 10.10% की ब्याज दर पर मिलेगा। इसी के साथ योर मनी में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत शो पर आने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।